एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभी बातचीत कर रहा था थोड़ा देर पहले विश्वनाथ जी से। विश्वनाथ जी ने कहा अर्थशास्त्र से तो उसकी बात क्यों ना हो। मेरा एक ही मानना होता है, अर्थ जो होता है जीवन में, अर्थ हम जीविकोपार्जन का साधन तो होना चाहिए, परंतु जिंदगी नहीं होनी चाहिए। भारत इसीलिए, भारत में बहुत पुराने प्लेटो अरस्तु विदेश अगर दुनिया में दूसरे जगह रहे होंगे यूनान वगैरह में, तो भारत का बड़ा सौभाग्य था कि उस समय यहाँ चाणक्य भी हुआ करते थे। उसके तत्कालिक या कहा 5वीं 6वीं सदी में, तो 4वीं सदी में भी थे और अनेक महापुरुष हुए भारत में। मूल उनका ये है, भारत इसीलिए विश्व गुरु था कि उसके अंदर वह सब चीजें थी जो अन्य में नहीं थी। वो क्या चीज थी? दुनिया के देशों ने जीवन को हाड़मांस का माना, भौतिक माना, परंतु भारत के लोगों ने ये बतलाया कि यह शरीर केवल हाड़ मांस का नहीं है, ये दिल का भी है, दिमाग का भी है। इसके प्रति वो भाव होना चाहिए। चाणक्य ने कहा सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आगे जो कहता है राजस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। ये भारत ने सिखाया, क्योंकि अगर हम सुख ही चाहते हैं, उसमें हम धर्म नहीं लाए, संयम नहीं लाए, राज्यानुकूल नहीं हुए, मानवानुकूल नहीं हुए, देशानुकूल नहीं हुए, युगानुकूल नहीं हुए, तो वो सुख नहीं है। और हमें तो पता नहीं क्यों इस बजट को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जो मोदी है, सरकार है 2014 से जो आई है, उसने इस बात की कल्पना को सजोने की कोशिश किया है, भारतीय संस्कृति को, धर्म को दुनिया के आगे दिखाने की कोशिश किया है कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। आप देखिए ना, संजोगात है कि दुनिया में लगभग 200 अगर देश माने, तो उन 200 देशों में G20 जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में गिने जाते हैं, और दुनिया के शेष 125 देश जो अपने को विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ने अभी 12-13 जनवरी को इस बात को महसूस किया और इस बात में विश्वास जताया कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत ऐसा देश है जिसमें हम सबको विश्वास है। 125 देशों ने कहा, साथ में G20 ने भी विश्वास दिलाया कि भारत अगर जिस राह पर चलेगा, उस राह पर अगर धरती चलेगी, उस राह पर दुनिया चलेगा, दुनिया में अमन, चैन और शांति स्थापित होगी। इसका सामने से अनुदान दिखता है। इजराइल बोलता है, अमेरिका बोलता है इस बात को कि अगर भारत चाहेगा तो उत्तर कोरिया को भी शांत कर सकता है। वह रूस, वह उत्तर कोरिया जो रोज रोज प्रतिदिन नहीं तो अक्सर धमकी देता है यूक्रेन रूस के युद्ध में, रूस कि अगर आपने पश्चिम देशों ने ऐसा किया तो परमाणु। उत्तर कोरिया भी यही बोलता है। और सब अमेरिका का बाइडेन हो, चाहे रूस के पुतिन हो, चाहे इजराइल का कोई हो, चाहे कोई देश हो, वो सब विश्वास करने लगा है कि भारत अगर चाहेगा तो शांति पैदा होगा, अमन चैन दुनिया में लगेगी। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है बजट को अगर लोग राजनीतिक चश्मे से न देखें, आर्थिक चश्मे से देखें और दुनिया की भलाई, भारत के साथ साथ दुनिया की भलाई की ओर ध्यान दें, तो निश्चित ही यह बजट न केवल भारत को, भारत 100 अर्थात भारत की आजादी के 100 वर्ष के पूरे होते होते भारत वह देश होगा जो भारत कभी युगों पहले था, जिसमें भारत की पर पूरा विश्वास था। आप देखिए, हमको तो लगता है डाटाओं के खेल में न जाकर के इतिहास से सबक लेने की जरूरत है, इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना, अगर भूमि चला जाए तो ले लेंगे, धन चला जाए तो ले लेंगे, इज्जत चली जाए
तो ले लेंगे, लेकिन अगर चेतना और अस्तित्व चला गया तो उसको नहीं पा सकते। उसको जगाने की कोशिश है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि भारत का जो भी इस समय बजट आया, उसमें जिन 7 चीजों को, जैसे मोदी ने पंच प्राण की कल्पना की और उसको नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसको बनाने की कोशिश की कि कैसे समाज में हम किस तरह से समाज को बना सकते हैं, उसके लिए कभी एक उदाहरण देना जरूरी हो जाता है। देश बनेगा कैसे? धन से नहीं बनेगा। 64 में जब कोठारी आयोग ने शिक्षा नीति पर कुछ बनाने का कहा तो जीएस कोठारी साहब ने उसका नाम रखा कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 25 वर्ष बाद उनसे लोगों ने पूछा कि कोठारी साहब, आपने ये जो टॉपिक रखा है, जो आपने अपनी संस्तुतियां की हैं, अगर अब आपको चेयरमैन बना दिया जाए तो आप अपनी संस्तुति में क्या करेंगे? कुछ परिवर्तन करेंगे? तो उनका जवाब बड़ा वंडरफुल था। उन्होंने कहा 1940 और 50 के दशक में दुनिया के बहुत देश आजाद हुए और उस आजाद देश को पुनः अपने चंगुल में लेने के लिए यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, IMF बना, विश्व बैंक बना, उन सबों ने 3 शब्दों का इजाद किया: ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। और हम भी इन तीनों शब्दों के जंजाल में फंस गए। हमने भारत माता की आत्मा को सोचा ही नहीं, विचारा नहीं, और हमने भी वही दे दिया, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर अब हमको आप कहेंगे कि बनाने को क्या है, तो हम आप संस्तुतियों को कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा टॉपिक चेंज कर देंगे। क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ। बिना चरित्र निर्माण के किसी देश या समाज का विकास हो ही नहीं सकता। जो चाणक्य बहुत पहले कहता है, राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह। राज्य तब अस्तित्व में रहेगा जब वहां के लोग इंद्रिय निग्रह करेंगे। वहां के लोग सुखी तब रहेंगे जब वो संयम से रहेंगे, धर्मानुकूल रहेंगे। आज बजट में वही चीजें देखे लोगों ने ये सोचा था कि 2024 का चुनाव आएगा, 2023 का चुनाव आएगा, कुछ लोक लुभावन चीजें होंगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो वास्तव में राष्ट्रभक्त होता है, भारत माता का सही सपूत होता है, वह भारत माता के उस गौरव को लाना चाहता है जिस गौरव को भारत माता ने पहले महसूस किया था। एंगस मेडिसन ने जिस चीज को बोला कि हजारों वर्ष के इतिहास में लिखता है कि वह भारत था जिसने की इस बात को बताया कि भारत वह दुनिया का देश था जो 33% तक जीडीपी में अपना योगदान देता था। ये अंग्रेजों के आने के बाद 15वीं सदी 16वीं सदी तक, अंग्रेजों के आने के बाद 28%, 50 वर्ष बीतता है 25%, 50 वर्ष और 1700 चला जाता है तो 18%, और धीरे धीरे ऐसा होता जाता है कि 1947 में जिस समय वो छोड़ते उसमें देश का ग्रोथ जीडीपी 2%। इसलिए बंधुओं, जो कुछ बिंदु हैं जिस पर उन्होंने बात, समावेशी विकास देखिए ना, पहले के अब तक के जो सिद्धांत थे, आपने इंक्लूसिव ग्रोथ सुना था, के ना पाते, इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि अब इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट नेसेसरी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही मस्ट। अब भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ किसी एक क्षेत्र में केवल वृद्धि की जरूरत है, हर क्षेत्र के विकास की जरूरत है। उसके लिए जो सप्तर्षि की बात की गई, उस सप्तर्षि के अंतर्गत जो चीजें लाई गई, उसमें चाहे युवा का हो, सशक्तिकरण का हो, चाहे वित्तीय समावेश का हो, चाहे दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके नाते जो दुनिया में हाहाकार मचने वाला है, हरित विकास की बात करें, चाहे दुनिया में जो देश में क्षमता के विकास की बात रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं कि किसी भी चीज की या विकास, किसी भी देश के समाज के विकास के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के हो नहीं सकता। और इन दोनों में जो युवा भारत है, उस युवा भारत को सक्षम बनाने की जरूरत है। इसलिए सक्षम बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं संभव हो सकती थी, चाहे जिस रूप में, चाहे कौशल के कारण, लोग बोलते हैं भारत में या कहीं पर भी समाज में जो आजकल प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है,
वो प्रोपेगेंडा इस तरह का पैदा किया जाता है, रोजगार रोजगार, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी सोच रही होगी 2014 की। हम इन फार्मल सेक्टर में 5% की बात करते, फार्मल सेक्टर में 5% की गणना करते थे, उनके आधार पर हम कोई योजनाएं बनाते थे। इतना विजनरी हमारा नेतृत्व है। तो उसने सबका जन धन के अंतर्गत खाता खोला कि हिंदुस्तान में सबके खाते तो खुले, कौन कौन लोग हैं, और उन खातों के माध्यम से ये भी पता चला, आधार कार्ड, जनधन से आधार कार्ड जुड़ा, उसके माध्यम से ये पाया गया। अभी अभी जो दिया गया है डाटा, उसमें है कि मोर देन 20% पॉपुलेशन अपने ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये आभास कराया कि फार्मर सेक्टर में लगभग 20% से ज्यादा लोग हो गए। कोई भी नीति बनाती है सरकार, उसके आधार पर ही चलता है कि वो कैसे असेस करे। असेस करने का यही तरीका होता है। इन फार्मर से पता ही नहीं चलता कौन क्या कैसे करता है। इसलिए जो ये प्रक्रिया आ रही है, उससे हम लोगों को, उसमें कहते हैं कि अटल जी की कुछ पंक्ति आती है, ये भारत माँ माँ है, भूमि का टुकड़ा नहीं है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। जब मेरी चिता जलेगी तो जलती हुई चिता से मेरी हड्डियां बोलेंगी, चित्कारेंगी, भारत माँ की जय। इसलिए जो विकास के लिए प्रयास चल रहे हैं भारतवर्ष में, भारत के विकास के लिए, भारत माँ के विकास के लिए, उसमें कोई व्यक्तिगत अगर कोई राजनीतिक उसको ले जाता है तो वो उचित नहीं है। सोचिए 2014 से जो लागू किया गया जनधन योजना, उसके कारण 20% फार्मर सेक्टर का पता चलता है। और अब इसको लगता है कि 2047 तक आते आते हम मैक्सिमम लोगों को उससे जोड़ दें, डिजिटलाइजेशन करते हैं। डिजिटलाइजेशन से हमको हमारा सब कैलकुलेशन होता है, अकाउंट की आ जाती है सही में। अन्यथा जैसे अब देखिए दूसरा, लोग कहते हैं कि समावेशी विकास करें तो कैसे करना होगा, उसके लिए पूर्वांचल की बात आपने कहा था, मुझे लगता है कि पूर्वांचल पर आ जाना चाहिए। पूर्वांचल के लिए मुझे उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। 2018 में भारत ने नेशनल मिलेट्स ईयर मनाया था। मेरा नेतृत्व भी कितना महान है, जो संकल्प करता है भारत में वो दुनिया संकल्प लेती। योगा दिवस मनाया, दुनिया योगा दिवस मनाने लगी। इसने 2018 में मिलेट्स ईयर मनाया और 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया। यह देश की नहीं दुनिया की जरूरत बन गई। उस मिलेट्स ईयर में हमको पूर्वांचल का इतिहास लगता है, कहा ही गया है ना कि ये ऐसे देश होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूमि कम है, पूंजी कम है, तकनीक अधिक है, परंतु आबादी बहुत अधिक है। ये देश जो मिलेट्स है, जो हमारे मिलेट्स है, उसको सरकार ने फ्री अन्न के माध्यम से दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर परोसने का एक बहुत बड़ा योजना बना रखा है। और उसके अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ऐसे क्षेत्र बहुत आते हैं जिसमें आप देखें, सोनभद्र का इलाका हो, चाहे चंदौली का इलाका हो, चाहे इस तरह के फैले हुए हमारे बहुत क्षेत्र प्रदेश में, पूर्वांचल में तो ज्यादातर ऐसा है जहां पर सिंचाई की सुविधा कम है, जहां पर पूंजी कम है, जहां तकनीक कम है, जहां ज्ञान कम है। ऐसे क्षेत्रों में तो इस चीज को बहुत ज्यादा पैदा किया जा सकता है। और जब पैदा किया जा सकता है तो न केवल उत्तर प्रदेश, अभी तो देश में उसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। दूसरा, सरकार ने एक चीज और लाया है, वह है जनजाति का एकलव्य योजना। एकलव्य योजना के अंतर्गत सरकार ने ये बात लाया है कि 38,000 टीचर की 3.5 लाख आबादी के लिए शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका में चाहे कहीं पर भी नेल्सन मंडेला ने एक चीज बताया था कि अगर देश को खत्म करना हो तो वहां की शिक्षा पर ध्यान मत दो, अपने आप देश खत्म हो जाएगा। भारत विश्वगुरु था तो केवल इसलिए था कि यहाँ की शिक्षा अच्छी थी, यहाँ के शिक्षा से संस्कार अच्छा था, यहाँ के संस्कार से यहाँ की संस्कृति जीवित थी, और संस्कृति के आधार पर पूरा देश दुनिया में राज करता था। इसलिए एकलव्य योजना के अंतर्गत जो भी सरकार लाएगी उसका मैक्सिमम चीज, यहाँ के मुख्यमंत्री भी इस तरह के हमारे बहुत ही निर्भीक और साहसिक प्रशासक है,
हमें पूरा विश्वास है इस योजना के अंतर्गत भी वह श्री अन्न योजना, एकलव्य योजना, इन सब चीजों को देश में, प्रदेश में बहुत ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। अब अन्य चीजें जो आती हैं और आपने देखा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी भारत में हमको लगता है कि जो भी चीजें ला रही हैं उसमें मुख्यमंत्री देखिए, कई पूर्वांचल हो चाहे हाईवे हो, आज से 10 साल पहले कोई भी विश्वनाथ जी, तोमर साहब, आपको आश्चर्य होगा 10 साल पहले जो बनारस आप आते थे या बलिया से या जो कहते अन्य पूर्वांचल के जिलों से जाते थे, लोग रास्ता भूलने लगे इधर 5-7 साल में। क्यों? ऐसा तो कभी डेवलप ही नहीं देखा लोगों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अपेक्षा किया था लोगों ने उससे भी ज्यादा डेवलप हुआ, लोगों का आवागमन सरल हुआ, बिजली लोग याद करते थे, सोचते थे कब लाइन आएगी, अब स्थितियां ये हो गई हैं कि कब लाइन जाएगी। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा जिसको कह लें कि क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुआ है, उस विकास को और भी प्रगति या और भी ज्यादा तीव्रता करना है, उसके माध्यम से अगर करते हैं तो निश्चित ही पूर्वांचल के विकास को कोई अब रोक नहीं सकता। पूर्वांचल मिलेट्स के नाते, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते यहाँ का जो आप देखिए, जो रागी है, रामदाना है, ज्वार है, बाजरा, ये सब चीजें इधर बहुत ज्यादा पैदा होती है। छोटे छोटे किसान हैं और वो सबको पैदा करने में बहुत आसानी होती है। उसको अब मार्केट की जरूरत है। अब मार्केट जब मिल जाएगा तो निश्चित ही उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने योजना बनाई है, 2014 के बाद 157 मेडिकल कॉलेज हुए थे। कोविड ने इस बात को महसूस कराया कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को समृद्ध कर दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि क्षेत्र, समाज, राष्ट्र विकसित होगा, क्षेत्र विकसित करेगा। सभी मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग की व्यवस्था जो की जा रही है वह निश्चित ही इस क्षेत्र को भी मिलेगा। साथ में जो सक्षमता के लिए बात आ रही है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे ड्रोन हो, इन सब क्षेत्र में भी जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे भी अपने क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हरित विकास की दृष्टि से जो मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत गोवर्धन जो आया है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेस फंड, गोवर्धन पर कभी कभी अभी हम सुन रहे थे, एक आदमी तो कहे कि ये सब भारत के लोग मानेंगे नहीं, अब उस पार्टी विशेष का नाम लेकर करके गोवर्धन का लोग उसको सीधे सीधे गोबर से ले रहे हैं। आश्चर्य तो ये हुआ बड़े बड़े पढ़े लिखे समाज में, गोवर्धन में कतई गोवर्धन नाम दिया गया। भारत के कितनी भी, जिसे हमको ध्यान आता है, जो पंच प्राण है उसमें अपनी संस्कृति और संस्कार को जब नहीं लाएंगे, अपने पूर्वज परंपरा को नहीं लाएंगे, अपनी अस्मिता को भूल जाएंगे तो कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए। जहां पर कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वह इसका यही है। गोवर्धन योजना जो है उसको गैल्वेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स है, उसका एकत्रीकरण या उसको बढ़ावा देना गोवर्धन योजना। इससे 500 नए अवशिष्ट क्षेत्र खोले जाए, इससे आमदनी बढ़ेगी। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संपन्न हो, यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पर्यटन, उत्तर प्रदेश तो कहा ही जाता है यह पर्यटन का केंद्र ही नहीं, पर्यटन का ये हब है। चाहे जो क्षेत्र लीजिए, कहीं भी लीजिए, बुद्ध आए, राम आए, कृष्ण आए, जो भी महापुरुष ने सब यहाँ आए, और जो हम विदेश में देखने जाते हैं उससे बड़ी बड़ी इमारतें, उससे बड़े बड़े स्थल यहाँ है, यहाँ दर्शनीय है, रमणीय है। उन क्षेत्रों का जो विकास करने की बात आ रही है 50, उसमें मुझे लगता है 10% से ज्यादा भारत के उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल में है, जिसके विकास पर अगर ध्यान ठीक से दिया जाएगा तो निश्चित ही यह क्षेत्र कोई विकास को कोई रोक नहीं सकेगा। MSME, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश ने अपनाया था उसको देश अपनाने लगा। क्या बात है, यह प्रदेश का सौभाग्य है। इसलिए
ये वन प्रोडक्ट जो किया जा रहा है पर्यटन के क्षेत्र में और वन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 4 के अंतर्गत जो व्यवस्था हो रही है, उसके अंतर्गत भी हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल का विकास निश्चित ही होगा। इसके अंतर्गत 1% जो एमएसएमई के अंतर्गत 1% ब्याज कम कर देने की जो बात की गई है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में यह प्रदेश बहुत ही पिछड़ा है, उसमें भी पूर्वांचल और भी पिछड़ा है। इस क्षेत्र में बिलो मीडियम लेवल के बहुत लोग हैं और सरकार द्वारा जो आय कर में छूट दी गई है, इससे बहुत बड़ी जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसलिए इसके लिए भी यह बजट बड़ा ही सराहनीय है और बजट को हमको लगता है कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को हर प्रकार से कुछ न कुछ सुविधा के साथ साथ भारत के 100 वर्ष के आजादी के 100 वर्ष के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट न केवल हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये कहा ही गया है। मुझे 2-3 बातें और करनी है, वह यह कि देश जब भारत समृद्ध रहा है, दुनिया में शांति अमर चैन रहा है। इस बात का गवाह है, दुनिया गवाह है। आया मेगास्थनी 300-400 ईसा पूर्व इंडिका लिख के गया। आया फाइयान 4वीं सदी में गुप्त काल में, वह भी कुछ लिख के गया। आया वेनसांग, वह हर्षवर्धन के समय में आया। आया मार्क ट्वेन 19वीं सदी में। सब लिखते हैं कि भारत अद्भुत है, यहाँ समृद्धि की कोई सीमा नहीं है, गजब का यहाँ लोग स्वागत में न केवल जल की बात करते हैं, दूध दही की बात करते हैं, इसीलिए दूध दही का देश कहा गया। इसलिए भारत को सशक्त, समृद्ध और संपन्न बनाने की जरूरत है। यह भारत, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय भारत लगभग 75% विश्व के देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और विश्व के 75% देश इस भारत पर विश्वास कर रहे हैं। और यह वह भारत है, क्यों विश्वास करें? क्योंकि उन्होंने माना है, इस बात को जाना है, महसूस किया है कि यह वही भारत है जिसने कृण्वंतो विश्वमार्यम की बात करता था। यह वही भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था। यह वही भारत है तीन भुंजिता की बात करता था, पहले अतिथि देवों की बात करता था। इसलिए जब भारत सशक्त होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा और वह इसी बजट के माध्यम से होगा, तो न केवल भारत में अपितु पूरा दुनिया इस बात को महसूस कर रहा है कि वह भी अमन, चैन और शांति कायम होगा वहां और महसूस करेगा सुरक्षा अपना। इसलिए मेरा इन शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ है कि यह बजट न केवल हमारे अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए है, अपितु यह बजट भारत के साथ साथ दुनिया को भी रास्ता दिखाने वाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों ने बड़ा धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ। जय, सबको प्रणाम करता जी सर, भी आप जुड़े रहेंगे सर। अंत में कुछ बच्चे अगर प्रश्न चाहेंगे करना तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मतलब राय जी से अनुरोध है कि प्रोफेसर बीडी शर्मा जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, अगर संभव इधर से हो तो कर दीजिए, और नहीं तो हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। उनसे नहीं हो पा रहा है, बता रहे। और हाँ, अगर कोई इधर से दिक्कत हो तब कर ले। और अभी हमारे बीच अगले वक्ता डॉक्टर स्वर्णिम घोष जी हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जखनी वाराणसी से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद मैडम। सादर आभार सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी सर जी। आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को पूर्वांचल आर्थिक संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय आभासी संगोष्ठी विषयक केंद्रीय आम बजट में पूर्वांचल में उपस्थित समस्त विद्वज्जन आचार्य प्रोफेसर विक्रम देव सर, आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ सर, मुख्य वक्ता विशिष्ट वक्ता के तौर में अभिभाषण देते हुए प्रोफेसर आर के उपाध्याय सर,
तथा वक्ता द्वय प्रोफेसर सीपी राय सर, प्रोफेसर अजय तोमर सर समेत समस्त विद्वज्जन जो इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं, अत्यंत ही उत्प्रेरक मंच, अत्यंत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय सर का, और इसी के साथ इस आभासी मंच से मैं उपस्थित समस्त अर्थशास्त्र समेत अन्य विषयों के विद्वज्जन, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, विशेष आभार। और साथ ही इस संगोष्ठी के आयोजक प्रोफेसर विश्वनाथ सर का विशेष आभार कि आपने इतना उत्कृष्ट मंच सर मुझे अपनी बातों को रखने के लिए दिया। सर, अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, सियासी चेतना से विलग सिर्फ अर्थशास्त्र की बातें ही इस संदर्भित विषय में करना चाहूंगी। सीखने सिखाने के क्रम में हम लोग बखूबी पढ़ते हैं कि आम बजट में सरकार अपनी राजस्व आय और खर्चों के अनुमान के बारे में बताती है। इसमें सरकार इस चीज को व्याख्यायित करती है कि किन किन तरीकों से सरकार को राजस्व आय की प्राप्ति होगी और किन किन योजनाओं के जरिए वो उन पैसों को विकास योजनाओं में खर्च करेगी। बजट बनाने के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि कई आलोचनाएं, समालोचनाओं का क्रम जारी रहता है, लेकिन यह एक दिन या एक व्यक्ति विशेष का यह कार्य नहीं होता। बजट बनाने में हम सरकार का यह लक्ष्य होता है प्रारंभिक रूप से कि आय के साधन को बढ़ाते हुए योजनाओं की धन आवंटन करना, देश के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी करने के लिए योजनाएं बनाना, लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने समेत भारतीय अर्थव्यवस्था के देखते हुए गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इतने बड़े जनाधिपत्य वाले अर्थव्यवस्था में ऐसे आमूल चूल परिवर्तन के साथ योजनाओं का निर्माण करना, ताकि उससे आने वाले वक्त में आधारभूत ढांचों के निर्माण के साथ साथ रेल, बिजली, सड़क इत्यादि में इस तरह से धन का आवंटन किया जाए तो उसका असर प्रथमतः रोजगार सृजन पर पड़े। जितने भी विद्वत मंच हैं वो जानते हैं कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य से संबंधित एक्ट 2003 के अंतर्गत बजट बनाने के दौरान ये अपेक्षा की जाती है कि केंद्र सरकार बकाया ऋण, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करेगी। और जहां तक हम आम बजट 2022-23 में देखते हैं कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य 4.5% रखा है। इस लिहाज से आम बजट 2022-23 में 33% की जो अभिवृद्धि पूंजीगत निवेश परिव्यय में किया गया है और पूंजीगत परिव्यय को 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, यह निश्चय ही सकारात्मक है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यदि मैं इसे फिस्कली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। देखिए, हम जानते हैं कि राजस्व खर्च में आमतौर पर ब्याज भुगतान और सब्सिडी, आय हस्तांतरण, वेतन और पेंशन का खर्च और कुछ कल्याणकारी योजनाएं शामिल होती हैं। परंतु राजस्व खर्च से सीधे तौर पे आर्थिकी को फायदा नहीं पहुंचता। आर्थिकी को यदि फायदा पहुंचाना है तो हमें पूंजीगत व्यय पे ध्यान डालना पड़ता है और बजट में पूंजीगत व्यय का अनुपात राजस्व व्यय के अनुपात के तौर पे 3.5% रखने का प्रयास किया गया है। इस तरह सार्वजनिक खर्च के जरिए सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। कई बार कई मानी जानी हस्तियों ने इसे चुनावी बजट कहा, मैं इसे पूरी तरह से नकारती हूँ। उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं के लिहाज से भाजपा शासित राज्य होने के कारण निसंदेह इसे लाभ पहुंचता है, केंद्रीय आवंटन भी बढ़ा है, लेकिन ये सारे केंद्रीय आवंटन पूर्व संचालित जितने भी योजनाएं थी उसको गति प्रदान करने के उद्देश्य से